ख्वातीन आज़ाद, आज का सुपर ओवर सुपर डुपर हिट होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है द मोस्ट अवेटेड फिल्म ज़रार की सुपर कास्ट। प्लीज वेलकम अदनान भट्ट, किरण मलिक, द लिविंग लेजेंड दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, नदीम बेग। ख़वातीन और हज़रात, वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, बिकॉज ही सिंगल हैंडेडली ट्रांसफॉर्म पाकिस्तानी सिनेमा। वेलकम द लेजेंड हिमसेल्फ, शान शाहिद। तो आइए ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले सुपर ओवर का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास भट्ट यहाँ मौजूद हैं। पूरी लोहरी गेट तो कास्ट आई है, आपके लिए क्या बोंग, पाए, निहारी, ओजड़ी, हरीसा या लाल बोटी, क्या खाएंगे? शाही ओजरी तो आपने मंगवाई हुई है। शान साहब, ये आपके एज ए डायरेक्टर 6वीं फिल्म है, क्या बॉक्स ऑफिस पे छिक्का लगाने के लिए तैयार हैं? इंशाल्लाह। आई थिंक लिखने में और स्क्रीन प्ले में और डायलॉग्स में और डायरेक्शन में एक फ्रीडम मिलती है एक्टर को। आई कैन शो यू दैट कि मुझे छिक्का खाली मेरा नहीं होगा। आई थिंक इन सब का ताकत साथ रहेगी। क्या बात। बेग साहब, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक स्पाई थ्रिलर फिल्म के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अच्छा रहा। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। हमने तो उस दौर में शुरू किया था जब फिल्में शूट होती थी, जाके लैब में डेवलप होती थी, फिर दूसरे दिन हम देखा करते थे कि हमने अच्छा किया या बुरा किया, क्या किया। ना अब तो एडवांस इतनी आगे, लीप्स एंड बाउंड्स में आगे गई है टेक्नोलॉजी, और इससे अब फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बट साहब जनाब, आपको किसने डिस्कवर किया? आपका कोलंबस, फिल्मी कोलंबस कौन है? मेरा फिल्मी कोलंबस जो है वो एजाज शाहिद एंड चीफ शान है। अरे ये मेरे कोलंबस हैं, जो कोलंबस तो 1800 में गया था ना, 1700 में। बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्होंने मुझे सवेरे उठ के कर ले, लेकिन यही है जी कोलंबस जो मेरे हैं, और यही गुरु हैं, यही मेंटोर हैं। और मैं समझ ले वो उंगली पकड़ के जो चलना सीखा हूँ फिल्म की जुबान में और फिल्म के लिए, वो शख्सियत मेरे सामने। क्या बात है, तो तुसी भी अलेक्जेंडर दी उंगली फड़ी है। हाय 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 हाय, कोई शक नहीं। किरण जी, ये आपकी ज़रार पहली फिल्म है, लेकिन पिंकी मेम साहब दूसरी फिल्म थी, पहले रिलीज होगी। द ग्रेट शान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए पिंकी मेम साहब मुझे इन्हीं के क्रेडिट से मिली, बिकॉज अगर ये मुझे ना पहचानते और मुझे ना ढूंढते एज एन एक्टर, तो आई कुड हैव नॉट डन पिंकी मेम साहब। सो द होल क्रेडिट गोज टू हिम। मैंने बहुत सीखा शान से, और शान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो नए एक्टर को बहुत स्पेस भी देते हैं काम करने के लिए। वो आपको बिल्कुल एहसास नहीं दिलाते कि या आप पहली दफ़ा एक्ट कर रहे हैं। बहुत सीखा, सख्त भी हो जाते हैं सेट पे, और बहुत सारे जोक्स भी करते हैं। शान से ज़्यादा मजाक करने वाला बंदा मैंने सेट पे जी जी, मैं इसका गवाह हूं, और ये कॉमेडी फिल्म नहीं करते, मैं इनसे बड़ी शिकायत कर चुका हूं। ये चलते फिरते कॉमेडी। जी जी, इस बात की तो मैं भी गवाही देता हूं। शान साहब पूरे साल 24/7 कॉमेडी फिल्म की रिहर्सल कर रहे होते, क्योंकि इनका जो ऑन्टराज है उसमें पप्पू सम्राट साहब भी शामिल हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो कॉमेडी ना करें? किरण का जो रोल है वो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट का रोल है, और जर्नलिस्ट भी वो नहीं जो हर फिल्म में कोई जर्नलिस्ट होता है, वो वाला जर्नलिस्ट नहीं। मुझे लगता है कि ताकत और आवाम के दरमियान एक पुल है जिसका नाम जर्नलिज्म है, और उसकी सही उसको दिखाना और उसके ऊपर रिसर्च करना। मैं तो सिर्फ बता ही सकता था, बट उन्होंने जो खुद रिसर्च की, द वे शी पिक्ड अप द कैरेक्टर, आई वाज सरप्राइज्ड। बल्कि नदीम साहब मुझे अक्सर पूरी फिल्म में यही कहते रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, ये पहले भी काम करती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बट ज़रार फिल्म की मेगा कास्ट को बुलवा कर आज जो तुमने मेला लगाया है, बाखुदा माँ बदौलत की खुशी दीदनी है। मुगल पुरखों की जाओ हशमत की कसम, जाओ जाकर तानसेन से कह दो आज वो ही दरबारी कानड़ा रचाएं जो शेखू के जन्मदिन पर हमें सुनाया था। बादशाह सलामत, शेखू दी बधाई ते जेड़ा तुसी ख्वाजा सराफ नूं ब्लैंक चेक दिता सी, वो बाउंस हो गया। पूरी सल्तनत में जश्न का इंतजाम किया जाए, कनीजों की झोलियां अशरफियों और पतासों से भर दी जाएं, ख्वाजा सराफ को नेशनल हॉलीडे के तौर पर छुट्टी दी जाए, ताकि वो तामोकी के बॉर्डर पर जाकर अपना नेशनल एंथम सॉन्ग गा सकें। मेरे पैरां दी लच्छी लगी सजना नू अच्छी, मेरे पैरां दी लच्छी लगी सजना नू अच्छी, वे तू चुम लई
मैं लिख देता दिल तेरे नाम, मैं लिख देता दिल तेरे नाम। वाह जी वाह, मैं ख्याल बादशाह दी आवाज़ चेक करा लो, सवेरे से तैयार हो लो, गाड़ी की टायर नहीं होते जैसे आवाज़ द लेजेंड ऑफ मौला जट 200 करोड़ के क्लब में दाखिल हो चुकी है। एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी आप सबको बहुत बहुत मुबारक उसकी। ज़रार फिल्म मौला जट की कज़न है या सौतन? सबसे अच्छी बात तो ये है कि मौला जट हिट हुई। मुझे लगा कि पुरानी मौला जट हिट हुई है, इसलिए कि जब भी आप अपने माजी से अपनी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जो स्क्रिप्ट्स पहले के हिट हुए हैं और ओन करना सबसे बड़ी बात है अहमद। फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी पुरानी थी उसको ओन करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर जब मैं फिल्मों में जो पंजाबी फिल्में करता था तो लोग ऐसा कहते थे आप गंडासा पकड़ के ये चल करते हैं, गंडासा पकड़ के ये करते हैं। सो आज फिल्म इंडस्ट्री को हिट कराने के लिए गंडासे की ज़रूरत ही पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जहाँ तक ज़रार का ताल्लुक है, आई थिंक ज़रार इज़ अ डिफरेंट जॉनरा, इट केटर्स टू अ डिफरेंट ऑडियंस, इट केटर्स टू द सेम ऑडियंस येट, लेकिन मुझे लगा कि ज़रार का इसमें इसलिए कंपटीशन इतना नहीं है बिकॉज मौला जट इज़ अ पीरियड फिल्म। येस इट हैज़ डन अ लॉट ऑफ मनी एंड बिजनेस। मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर है कि जैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने, बिकॉज अगर आप उनके नंबर्स देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा चंक जो है वो more than 400+ स्क्रीन्स इंटरनेशनल। सो आई थिंक दैट एरिया इज़ हमें चाहिए कि उसको वेंचर करें ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जैसे रेमिटेंस है जिसके ऊपर मुल्क चलता है, जो वो भी सारे हमारे बाहर के जितने पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ज़रार को भी इसी तरह मिले। बिल्कुल जी बिल्कुल। देख साहब, फिल्म में आपने एक्स आर्मी ऑफिसर का किरदार किया है, तानू मुआवजा मिला सी या पेंशन? फिलहाल तो पेंशन पे ही है सब। फिल्म का ट्रेलर देख के ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप फिल्म के प्रोटैगनिस्ट हैं और आप इनके मेंटोर हैं, तो क्या हमारी यूथ इस फिल्म से मोटिवेट होगी? होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़रार जो है वो शान ने बड़ी मेहनत से बनाई है। जी। और वक्त भी लगाया है और कोई जल्दबाजी नहीं की किसी तरह, और एक खासे एक बड़े पैमाने पे फिल्म बनी है। 3 मुख्तलिफ ममालिक में इसकी शूटिंग हुई, इंटरनेशनल शूट ज़्यादा है। पाकिस्तान में हुई, टर्की में हुई, इंग्लैंड में हुई, और इंशाल्लाह जिस तरह से शान ने इसको पिक्चराइज़ किया है और जिस तरह से इसकी प्रोजेक्शन हुई है अब फिल्म की, आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जो है देखने वाले उससे इंस्पायर भी होंगे, एंजॉय भी करेंगे, और उनको ये फिल्म जो है इंस्पायर भी करेगी आगे बढ़ाने के लिए, सोचने के लिए। बिल्कुल, जैसे आप देखते हैं कि एक हीरो की वैल्यूज़ जो होती हैं, जब भी आप फिल्म, वाई डू यू डिज़ाइन अ हीरो, वाई डू यू डिज़ाइन अ कैरेक्टर, बिकॉज यू टेक होम द कैरेक्टर्स, यू डोंट टेक होम द स्टोरी ऑफ द फिल्म। आप कैरेक्टर उठाते हैं, चाहे वो जेम्स बॉन्ड है, जैक रीचर है, मौला जट है, एनी कैरेक्टर। सो उस कैरेक्टर की वैल्यूज़ होना, चाहे वो गुड लुकिंग हो, उसके एब्स हों, दैट मीन्स कि आपको जिम जाना चाहिए। जब मैं बादशाह सलामा जैसा होता था पहले स्कूल के ज़माने में, अच्छा स्कूल, तो मैंने रॉकी फिल्म देखी थी सिल्वेस्टर स्टैलोन की, और दैट इंस्पायर्ड मी सो मच दैट आई वेंट इनटू अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। उस तरह एक्सरसाइज पंजाबी फिल्म दे रॉकी बन के रह गए, बस तो देख लो ना। तो वो, बट द थिंग इज दिस इज हाउ अ फिल्म इंस्पायर्स यू, दैट्स हाउ अ हीरो गिव्स यू वैल्यूज। बेग साहब हमारे लिविंग लेजेंड है विदाउट एनी डाउट, और मीडिया ने तो इनको पाकिस्तान दिलीप कुमार का भी खिताब दिया हुआ है, तो क्या फिल्म ज़रार के अंदर इनका कैरेक्टर जो है इनके स्टारडम को जस्टिफाई करता है? बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये वो ज़ेर और ये वो ज़बर हैं जो जुमले को डिफाइन करती है। आए क्या बात। अदनान साहब, फिल्म के अंदर आप एक विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की थी या थैंक्स टू बट जीन्स आप ही होगी? ये मेरे ख्याल में बट जीन्स भी इसमें प्ले हुए हैं काफ़ी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त, टाइम एक बड़ा लगा इस पर, ऑलमोस्ट कोई 1.5-2 साल मैंने मतलब प्रॉपर डाइट की, ट्रेनिंग की, और मैंने कोई 2-3 ट्रेनर्स इंग्लैंड में हायर किए थे, 2-3 यहाँ पे हायर किए थे, और इनकी एक स्केड्यूल था जो इन्होंने दिया था चीफ ने, उन्होंने कहा था कि यार इसको तुमने फॉलो करना है,
और एक्चुअली ना इनका तरीका ये होता है कि ये देख के अगर कोई बंदा ऑब्जेक्टिव पूरा कर भी रहा है, टारगेट हिट भी हो गया ना, तो फिर भी कभी नहीं उन्होंने कहना कि टारगेट हिट हुआ यार ज्यादती नहीं होंदी, विलन ਨੂੰ ट्रेनिंग दे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੀਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁल्म ਹੁੰਦਾ है। देखिए मैं तो 22 करोड़ का हीरो हूँ, वो इंडिया के विलन है, इसलिए 2 अरब के हीरो हैं वो। ज़रार की जब आपकी ऑडिशन हुई थी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू थी या आरटी सिस्टम बिठाए सी? नहीं, कोई आरटी सिस्टम नहीं सी बिठाए। बेसिकली इसका बहुत एक लेंथी प्रोसेस था जो फॉलो हुआ है, और मेरे ख्याल में कोई 1 वीक की वो स्पीच मॉड्यूलेशन थी, कुछ 4 सफ़े इन्होंने मुझे दिए, पूरा इन्होंने मुझे कहा कि मुझे वेरिएशन में पढ़ के बताओ, बैठ के उठ के साइड पे प्रोफाइल में बूट कैंप पूरा बूट कैंप, और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में फिर वॉक, और उसके बाद 1 या 1.5 वीक के बाद आई थिंक इन्होंने मेरे ख्याल में डिसाइड किया था कि 4-5 कैरेक्टर थे जो लाइन अप थे इसी कैरेक्टर के। ओके। सो उन सब की ऑडिशनिंग हुई थी, एंड ही इज अ वेरी कट थ्रोट मैन। चीफ शान इज व्हेन इट कम्स टू फिल्म, इनकी आंखें माथे पे होती हैं, बाय द वे दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड। नहीं होना भी चाहिए सर, काम है। हाँ, तो वो नहीं फिर देखते कि कौन भाई कौन ये वो, उन्होंने कहा कि अगर तो ये पूरा होगा, इन्होंने एजाज भाई को कहा था, एजाज भाई को, कि अगर ये पूरा होगा तो मैं लूंगा, और अगर ये उस फ्रेम पे मेरे सामने नहीं कैरेक्टर में आया तो जो मर्जी हो, मैंने नहीं इसको लेना। वाह 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 वाह, कि अगर तुसी बाटी विलन लेना सी तो मेरे इसकी कैल्शियम दी कमी सी। एडा क्यूट विलन क्यों नहीं आज तक हुआ है? मैं सारे माशाल्लाह इतने रोप वाले विलन क्यों? अगर आप सियासत में देखें तो बहुत से क्यूट विलन्स हैं। शान नसीरुद्दीन हमायूं बिन ज़हीरुद्दीन बाबर के फर्जंद अर्जुमंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आपकी फिल्म ज़रार के नेक ख्वाहिशात का इजहार करता है। बाखुदा आपकी आमद का सुनते ही हमने वो कलम निकाला जिससे सिर्फ तारीख लिखी जाती है। उस कलम से हमने सुनहरी हरूफ निकाल कर आपकी आमद के लिए कुछ लिखा है। अरे इजाजत हो तो। आप बादशाह भी यहाँ इजाजत मांग रहे हैं। आप शुरू हो जाएं, आप हमें सुनना पड़ेगा, हम आपके दरबार में आए हैं। मुलाहिजा कीजिए, कम टू द फ्रंट लाइन, साजिंदो चिकिट द वे। ला 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 ला। मचाओगी तुम, लाइनें फिल्मों की लग जाएगी, ऐसे छा जाओगी तुम, बट तुम्हें है
शान लगेगी जब फिल्म तुम्हारी देगी दुनिया को बता। साबित किया है जरार बना के स्टार है सबसे बड़ा। है साहिब का ये फैन जमाना, एक्टिंग का है बादशाह। शाह साहब क्या कहेंगे आप बादशाह साहब? बहुत अच्छे बादशाह हैं जनाब, ये सारे काम खुद करते हैं, इतने अच्छे बादशाह हैं, इनको नारकली की जरूरत नहीं, खुद नाच लेते हैं। हिस्ट्री है जो बनाती ऐसी फिल्में बनाता है तू, सिनेमैटिक फील कैसे हिलानी करके बताता है तू। हाँ, कैसी लाइन लिखी है जी, वाह जी वाह। बेग साहब आपने सिनेमा में उस वक्त राज किया है जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर 1200 से ज्यादा सिनेमाज होते थे। अब हमारे पास 80 से कम सिनेमाज हैं, क्या कहेंगे आप? एक तो खैर दुख होता है ये सुन के कि पहले जो सिनेमा हमारे थे और अब उसकी तादाद इतनी क्यों कम हुई जी। मेरे ख्याल से उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। पार्टीशन हो गया जी जी, ईस्ट पाकिस्तान हमसे निकल गया, उसके बाद मार्केट श्रिंक हो गई पाकिस्तान की, तो उस वजह से भी थिएटर्स जो है वो बंद होके शॉपिंग प्लाजाज में चेंज होने शुरू हो गए, बहुत से कुछ इस तरह से हुआ। लेकिन अब फिर से हालात जो है वो मुख्तलिफ हो गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, नई टैलेंट हमारे यहाँ माशाल्लाह। अभी देखा आपने बादशाह सलामत का टैलेंट सामने, ऐसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है जी जी। और टैलेंट की इस मुल्क में कोई कमी नहीं। किरण, दुनिया भर की स्पाई थ्रिलर्स में हीरोइन का कैरेक्टर बहुत कम लिमिटेड होता है, लेकिन इसके अंदर आपकी पोटेंशियल को फुली यूज किया गया है कि नहीं? आई थिंक जितनी भी स्पाई थ्रिलर्स हैं उनमें एक्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। एक, वो फिल्म को चार्म देती है जी, ठीक है। चार्म के अलावा वो फिल्म में बहुत सारे ट्विस्ट लाती है। इफ़ यू वॉच जेम्स बॉन्ड, जी जी, जेम्स बॉन्ड बन ही नहीं सकती जब तक उसमें एक एक्ट्रेस लीडिंग एक्ट्रेस ना हो। सो ज़रार का ये है कि ज़रार में इट्स अ स्पाई थ्रिलर बट आई एम प्लेइंग अ जर्नलिस्ट। अब वो जर्नलिस्ट की क्या लेयर्स हैं, उसमें वो क्या क्या करती हैं, दैट्स इंटरेस्टिंग। आपका भी फिजिकली डिमांडिंग रोल था उनकी तरह? वेल मेरे कुछ सीन हैं जिसमें मुझे लाइक यू नो एक्शन थोड़ा सा है, और एक दिन मैं मैनिक्योर पेडिक्योर करा के गलती से चली गई तो शान शाहिद ने मुझे देखा, उन्होंने कहा आज तो तुम्हारा जो सीन है, पहले उन्होंने आगे कहा आज मैंने कहा आज तो मैं देखिए मैनिक्योर पेडिक्योर करा कर आई हूँ, एंड देन ही इज लाइक आज तो तुम्हारा टॉर्चर वाला सीन। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर देंगे। उसने कहा इफ यू वांट टू बी एन गुड एक्ट्रेस यू नीड टू बी इन द कैरेक्टर, ठीक है। तो वहाँ कोई डस्ट पड़ी हुई थी, मतलब नीचे आ जाओ ना जरा। तो इसने कहा ये जो मैनिक्योर वाले और पेडिक्योर वाले हाथ पैर हैं इनको मलना शुरू कर। तो वहीं से मुझे समझ आ गया कि वेलकम टू ज़रार फैमिली। I'll just second you on this because अगर मुझे ज़रार में अगर कोई और रोल करना होता तो मैं किरण वाला रोल करता, because it's such a it has so many layers। और आजकल के हिसाब से जो जर्नलिज्म में आपके सामने हो रहा है कि जो आपको जब आपके जो ओपिनियन मेकर्स हैं आपको नज़र आता है कि वो इस साइड पे हैं या वो इस साइड पे हैं, वो उसको बयान दे रहा है, वो उसको प्लस कर रहा है, तो इस सारी कन्फ्यूजन और केओस में मुझे लगा कि इनके जो कैरेक्टर्स में जो लेयर है और फिर इनका एक डेप्थ है कैरेक्टर में, जिसमें ये एक ऐसे जर्नलिस्ट की बेटी हैं जो जिसने अपनी ज़िंदगी जो है वो दे दी सच की खातिर, बिल्कुल एंड सच पे। और उसके देखें जेल से निकलने के बाद दो रिएक्शन होते हैं, एक बंदा कहता है यार तो कुछ भी नहीं से मैं फेल आ सकना, और दूसरा होता है कि मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगा। बिल्कुल इस तरह जब उन्होंने देखा अपने वालिद के साथ ये होते हुए तो उन्होंने फैसला ये किया कि ये जो सच है इससे जान छुड़ानी चाहिए, इसका कोई काम नहीं है। तो आई थिंक दैट वो जो इन्होंने जिस तरह डायलॉग वो बोला और जिस तरह ये कहा, और फिर ये सारा स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको नज़र आता है कि एक आम छोटी सी एक बच्ची है जो अभी तक डरी हुई है, तो वो उसके फैसलों में वो डरी हुई है। So she's trying to get everything. It's a very multi-layered. That's exactly what I said. It has a lot of layers. Okay. So when you'll watch it, you'll know it as well. And आप जब देखेंगे तो you know it's very real character. It's something which is not superficial, you know, politically. So आज हमारा एक चैनल वो फेवरेट हो जाता है, कभी दूसरा। तो this is क्योंकि हमारी कौम उस पर रिलाई करती है, तो यही वो मैं हूँ
ओके और बहुत सारे लोग you're the voice of the people. Yes, I am. दिखाना ये कि ओपिनियन मेकर्स जो होते हैं उनकी लाइफ किस तरह चल रही होती है, हम उनको हमेशा बहुत अच्छा समझते हैं या बहुत बुरा समझते हैं, उनकी ज़िंदगी के फैसले जो होते हैं, जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है कंधों पे सच बोलने की, या उसको किस तरह निभाते हैं, किस तरह कर सकते हैं, और अगर नहीं करते तो फिर व्हाट इज़ द वे बैक टू कम टू योर रूट्स एंड टू योर वैल्यूज़। खातिन हज़रात कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर पावर। गंगू भाई तू ते हमें शान दे पीछे पागल हुई है, ओ केड़ा चूड़ियां वाला फटा है उन्हां दा। तो आई फील कि जितने काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इनके हाथ में पहले 2-2 टॉर्चें तो नहीं 2-2 टॉर्चें काम कर रहे हैं कि चौकीदारा कर रहे हैं? अच्छा हैं, आपने दिया ऑटोग्राफ? जी खातिन हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर पावर। हमारे सब कॉन्टिनेंट में फिल्म का विलन जो होता है, हलाकू खान से लेके नूरी नत तक, हमेशा लार्जर देन लाइफ तगड़ा होता है। तो फिल्म ज़रार के अंदर आपका जो विलन है ओनू हेल्थ कर लेके जान ले, ज़रार ने कितना जोर लाया? नहीं, ज़रार ने बड़ा जोर लगाया इसमें। मेरा दरअसल जो कैरेक्टर है ना, वो जो बुराई है ना, जो बुरा इंसान है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। हाँ, और उसकी जो रंगीनी है वो इसमें नजर आएगी आपको। और ये जो कैरेक्टर है ये एक्सप्रेशन से ज्यादा काम करता है, उसकी आंखों का कमाल जो बोलता काटा है। और नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन से तो नहीं इंस्पायर्ड था ये? अक्सर वो कुछ बातें होती हैं जो, बिकॉज हम दोस्त भी होते हैं सेट पे, तो भट्ट साहब का एक अपना एक स्केच मेरा था कि ये विलन ये होना चाहिए, सीरियस ये। तो भट्ट साहब मुझे बार बार आके कान में कहते थे इसका गाना नहीं होना चाहिए साथ। जरा यार देखो, मैंने तुझे एंड में मारना ही है सर, अगर मुझे एंड में मारने तो मैंने एक आइटम सॉन्ग ही दे दिया। उसके नचते मरना चाहता। इसके अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो महावीर सिंह राजपूत है, जो मेरे कैरेक्टर का नाम है, ये जो ज़रार है इसमें वो मारता है ऑब्जेक्टिव के लिए। ओके, मकसद है तो मार रहा है। महावीर सिंह जो है वो मारता है प्लेजर लेने के लिए। हाय, तो उसको मारने से प्लेजर होती है। तो ये उसकी जो साइकोलॉजी है जो कि उसके मकसद से निकलती है, और उसका मकसद इसमें ये है कि वो बड़ा, इन्होंने लिखा है, सारे जुमले उन्होंने लिखे हैं, तो उसका जो मकसद है वो मैं इस जुमले से बताता हूँ। वो कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। 70 साल हो गए तुम लोगों को ये नारा लगाते हुए, लेकिन अब मेरा अखंड भारत का सपना पूरा होगा। महावीर सिंह राजपूत का ऑब्जेक्टिव ये है कि बड़ा हो गया अब बस, अब तुम लोगों को वापस लेके आना। बिकॉज वो जो भी आप अपने हमसाए मुल्क में अभी भी देख लें तो उनकी आरएसएस का ही एक वर्जन है बीजेपी, जो वहाँ पे मुस्लिम लिंचिंग हो रही है, जिस तरह जो कश्मीर में हो रहा है। जी। तो आई थिंक वो सारा हमें नज़र आता है सामने, बिल्कुल क्लियर आता है। उनकी अगर आप उनकी इंडस्ट्री देखते हैं तो आपको लगता है कि वो बीजेपी ने हाईजैक कर ली। हर हीरो जो है वो टेंट करा के, वो लगा के और तलवार पकड़ के वो महाराजा महाराठा जो हैं, और जितने मुगल्स हैं उनको वो विलन दिखा रहे हैं। वो जो बंदा है महावीर सिंह राजपूत, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। फिर उसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद हम लोग ने ये कैरेक्टर डिजाइन किया था। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर जो एक्शन था वो बड़ी लार्जर देन लाइफ नहीं है, दैट इज वेरी रियल। जो आपको जॉन विक में जो इन्होंने डिजाइन किया था, गोली मारी तो गड्डी फाड़ गई। He's not a Rambo sort of a hero, but he's more focused and more intelligent in his killings. एक तो इसका ये है। फिर आप देखते हैं जिस तरह अभी आज की सियासत है, आपके जो बाइडन जो हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो अनसेफ हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ आवर स्क्रिप्ट। साइकिल तो डिग भी गया या साड़ी हाई लगी। तो हमने ये पहले ही, मुझे जब मैंने सारी इंफॉर्मेशन गैदर की स्क्रिप्ट लिखने के लिए, तो मुझे पहले ही आइडिया हो गया कि ये दिस इज द ट्रबल्स, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आगे जाके फेस करेगा पाकिस्तान। तो मैंने इसको पहले लिख के तो उसको वी शॉट द होल थिंग। सो अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बुली किया जाता है एक वर्ल्ड मैप पे हर दफा। कभी हमारे हमसाये हमें बुली करते हैं, कभी हमें 7 समुंदर पार से बुलिंग होती है, कभी फैक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो आई पर्सनली फील कि इट्स हाई टाइम कि हमें अपनी कहानियों का मुसन्निफ खुद होना चाहिए, ताकि हम बता सकें कि हम क्या फील करते हैं। और वैसे भी बट साहब, एज लॉन्ग एज द हंटर्स राइट द स्टोरी, देन लायंस विल नेवर बी ग्लोरिफाइड। क्या बात।
गरम जौहर। हाँ जी। अगर शान हमारे मुकाबले हीरो आने की हामी भर लें जी तो गंगूबाई का भी फिल्मी कैरियर काफ लेख की तरह फिर से जिंदा हो जाएगा। ओहो गंगूबाई तू ते एवें शान दे पीछे पागल होई है। ओ केड़ा चूड़ियां वाला फटा है उन्हां दा। तेरे हथे एडा वड्डा डायरेक्टर लग गया है। तुसां की क्या पता है गुरुदत्त दी फिल्म तक ही तुसां प्यासा उसने सारी सिनेमाटोग्राफी भला किस कराई है। मैं वहीदा रहमान इतनी खूबसूरत नहीं सी। ए लाइट ते शेड दे नाल मैं उन्हां की एक्सपोज कीता। ओ भाईजान वीके मूर्ति उसके सिनेमेटोग्राफर थे तू क्यों लंबी लंबी छड़दा पे ओ के गल कर रहे हैं सुत्ते बकरे को टोड़ खाना लिया। असल च जेड़े ना वीके मूर्ति ओ भी माड़े को पूछण तो बगैर कोई शाट ही नहीं सन लेंदे जनाब। गरम जौहर। हाँ जी। तुम क्या हमारी लाइट ठीक करोगे? तुम्हारी तो अपनी आधी जिंदगी लोड शेडिंग की अंधेरों में डूबी पड़ी है और जिसमें यूपीएस भी नहीं। गंगू भाई क्यों ऐसे चीनी पत्ती डायरेक्टर के पीछे अपना टाइम जाया कर रही हो? अबे ये तुम्हें कुछ नहीं देगा, सिर्फ लारा देगा। हाय हाय बट जी, हमारा जीवन तो तब संवरेगा जब शान शाहिद एरी एलेक्सा पे हमें शूट करके हमेशा हमेशा के लिए पाकीज़ा और अमराव जान बना दे। क्यों शान भाई, आप अपने एरी एलेक्सा कैमरा से गंगू भाई को शूट करेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट और मुझे लगता है कि जो भी इंसान अपने किरदार को निभाता है या किसी भी किरदार में डूब जाता है, इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर अ डायरेक्टर। बिल्कुल, अगर ये फारग हो कहीं पे गरम जोहर। अच्छा मैं तुसां दा हिसाब लाया कि एक वड्डे डायरेक्टर गरम जोहर की तुसी अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हाँ जी, ये गरम जौहर असल में इनकी फिल्में रिलीज नहीं होती, लीक होती हैं। ले मेरियां फिल्मां लीक होंदी हैं, मैं केड़ा सियासतदान हां। फिल्म यलगार, वार या ऑपरेशन O21 और अब जरार, सब में आपने सीक्रेट एजेंट का कैरेक्टर निभाया है। रियल लाइफ सीक्रेट एजेंट तो नहीं है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जो पहली जो 2 फिल्में थी वो तो दे वर मेड बाय द ISPR और एक जो O21 थी वो जामी ने डिज़ाइन की थी फिल्म। जेबा जी उनकी प्रोड्यूसर थी। जेबा जी उनकी प्रोड्यूसर थी। मुझे लगता है कि जिस तरह अगर आप वेस्ट में भी देखते हैं तो मिशन इम्पॉसिबल भी है, जैक रीचर भी पूरी फ्रेंचाइज है। राइट, सो आई थिंक डाइवर्सिफिकेशन इन स्टेइंग इन वन कैरेक्टर एंड डाइवर्सिफाइंग इट इन सो मेनी वेज इज ब्यूटीफुल। शान, आपने बताया है कि ज़रार जेम्स बॉन्ड फ्रेंचाइज की तरह है, लेकिन बॉन्ड तो चेंज होते रहते हैं, तो ये बताएं कि ज़रार को कितनी एक्सटेंशन मिलेगी? जी बिल्कुल, आई थिंक इसका जब मैंने स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया तो मेरा बेसिक आइडिया यही था कि हर 4 फिल्में या 5 फिल्मों के बाद अगर वो हालात ऐसे हों कि मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़े तो ठीक है, नहीं तो मैं ही करता रहूँगा, नहीं तो किसी और को आना चाहिए। आई थिंक एवरी यंग एक्टर, जो भी नए एक्टर आ रहे हैं, जो भी वो इसका हिस्सा बने और इस फिल्म को या इस कैरेक्टर को लेके चलते जाएं। सो यस, चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यंग एक्टर्स को आप फॉलो करते हैं? फॉलो नहीं करता, देखता हूँ। देखते। कौन सा आपका फेवरेट है आजकल? सारे अच्छा काम कर रहे हैं, बैलेंस्ड काम कर रहे हैं, सभी A- काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ इस फॉर्मेट को, फिल्म के समझने को, फिल्म के फॉर्मेट को समझेंगे तो A+ हो जाएंगे। मैं ऐसे कहता क्योंकि अगला कैरेक्टर जो आप पास ऑन करेंगे कौन है आपकी आंख में? आई थिंक मैं एज अ राइटर, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरा डेवलप्ड है, इसलिए ये कैरेक्टर मेरे पास रहेगा। अगर आज जेम्स बॉन्ड की फिल्म देखते हैं तो उसमें आपको रॉबर्ट आर ब्रोकली लिखा नजर आता है। वो साहब थे जिन्होंने कहानी लिखी थी पहली और उस कैरेक्टर को इजाद किया था। 21 जेम्स बॉन्ड आ चुके हैं, तो अगर ये फ्रेंचाइज बनेगी तो आप लेट्स सपोज शान अपनी टॉर्च किसको पास ऑन करेगा? कोई नजर में है? वो आई फील कि जितने काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके हाथ में पहले 2-2 टॉर्चें नहीं 2-2 टॉर्चें काम कर रहे हैं कि चौकीदारा कर रहे हैं? शान, जिस तरह आप खामोश मुजाहिद का किरदार निभाते आ रहे हैं, बाखुदा अगर आप हमारे दौर में होते तो हम मान सिंह को एक्सटेंशन देने की बजाय आपको ताहयात अपना सिपासलार मुकर्रर करते। क्या बात, तुझे ये नौकरी लेंदे? मैं ख्याल बादशाह साहब की नौकरी खतरे च। शान पापा, अगर तुसी इस बादशाह दे सिपासलार बन जाओ ना तो तुसा ना हेडक्वार्टर मियां सली दी हवेली हो सी। कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर पावर। अब शोर शराबा ज्यादा नजर आता है
और गाना भी यूँ लगता है जैसे वो गा रहे हैं या लड़ रहे हैं या आपस में पिक्चराइजेशन भी होती है। लेकिन भट्ट जी मिकी ते दौर चंगा लगदा सुल्तान राय साहब दा। अच्छा हाय हाय लड़की गाना गा रही होंदी ते राय साहब सज्जे खब्बे वेख रहे होंदे सन, वो चेक कर रहे होंदे सन एडा सोहना नच रही है कोई उत्तो ही ना आ जाए। अच्छा तो आप इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। हाल ही में फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट के अंदर गाने थे ही नहीं, एक सॉन्ग था मगर वो गाने की कैटेगरी में नहीं आता। आपकी फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म का म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर? जी मुझे लगता है कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे इस खित्ते में। अगर आप हॉलीवुड को भी देखते हैं तो उन्होंने भी अपने 30-40 साल म्यूजिकल्स में गुजारे हैं। जी फिल्म की ताल्लुक है राहत ने बहुत अच्छा, जो मेरा और किरण का मुझे वो बहुत अच्छा राहत ने आपके लिए गाना गाया। वो बहुत ही अच्छा। कंपोज किन्होंने किया? कंपोज साहिर अली बग्गा। और बहुत ही अच्छा उन्होंने गाना गाया। और उसके बाद आबदा जी, वन ऑफ माई फेवरेट्स, बल्कि पूरे पाकिस्तान की वो फेवरेट था। मुझे एक ऐसा गाना चाहिए था जिससे मैं उस कैरेक्टर को एक आज़ाद दिखा सकूं और एक सूफीज़म या उसकी अपनी सच्चाई की तरफ जाने के लिए जो किरण का रोल है जर्नलिस्ट का, जी उसमें जब वो अपने वापस अपने ऑथेंटिक उसमें जीन्स में आती है तो शी फाइंड्स दैट पैथ। और आबदा जी से बड़ी सूफी आवाज़ हमारे पास है। बेशक बेशक। कई आवाज़ें होती हैं जो हाथ छुड़ा लेती हैं, आबदा जी की आवाज़ वो है जो हाथ पकड़ के सूफी रास्ते पे ले चलती है। क्या बात। तो मुझे लगा कि उनकी प्रेजेंस, उनका म्यूज़िक, उनकी जो आवाज़ है वो एक सहर तारी करती है। तो वो गाना बहुत मुझे पसंद है। छाप तिलक, आयमा बेग डिड अ रियली गुड जॉब। वो भी किरण पे है गाना एंड आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग सॉन्ग। तो टोटल मैं उसी पे उमैर जसवाल ने भी गाया। उमैर जसवाल ने टाइटल ट्रैक, उमैर जसवाल ने आप लोगों का टाइटल ट्रैक है। मगर ये सारे आपके प्लेबैक सिंगर्स तो नहीं, ये तो आपके मॉडर्न सिंगर्स हैं। जी बिल्कुल। देखिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए एक्टर का और सिंगर का हम आहंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उन्होंने एक आवाज़ गले से निकालनी है, मुझे वो चेहरे से निकालनी है। हाँ। तो हम दोनों का सुर और स्केल मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए किशोर साहब जो थे वो पहले हीरो बुला के उससे गुफ्तगू करते थे। हाँ। और गुफ्तगू के बाद उसका स्केल पकड़ लेते थे कि इसकी आवाज़ का स्केल क्या है, इसके एक्सप्रेशंस क्या हैं जिसको मैं इन्हांस कर सकता हूँ। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्लेबैक सिंगिंग और जो कॉन्सर्ट सिंगिंग है वो बिल्कुल फ़र्क है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब प्लेबैक सिंगर्स भी नहीं रहे। लेकिन आज के जितने सिंगर्स हैं, मैंने आज तक कभी राहत का गाना जो है वो किसी को विजुअली किसी हीरो को सिंग करते नहीं देखा, बिकॉज वो समझते हैं कि उनका राहत का स्केल ऊपर है तो उनका चेहरा बिगड़ेगा। हाँ, तो वो सूट नहीं करेगा। मुझे लगता है कि उसका बहुत खूबसूरत हल है। अगर डायरेक्टर की डिमांड है कि आप उसे ओवरलैप करें या उसको सिंग करें तो हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैं इसमें एक ISI एजेंट का रोल कर रहा हूँ तो इसमें मेरा गाना बनता नहीं था। बिकॉज वो एक वॉर मशीन है, बिल्कुल फोकस्ड है अपने उसके ऊपर, ना उसको लव का पता है ना उसको किसी और चीज़ का पता है, वो तो अपने मिशन के ऊपर बेस्ड है। और बेग साहब उसके जो कोच एक मेंटल फादर फिगर है, उसने उसको डिज़ाइन इस तरह किया है कि ही हैज़ नो अदर एक्सप्रेशन, ही जस्ट फॉलोज व्हाट ही इज टोल्ड। तो जब उसका मिलना जो था किरण के साथ और जब उनका रोमांस स्टार्ट होता है तो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट फीलिंग कि वो जब दोनों कैरेक्टर एक गहराई जिसका नाम इश्क है उसकी तरफ गिरना शुरू करते हैं तो रेजिस्ट करते हैं। और वो कहते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट हु वी आर, और अनएक्सप्लेनेबल एक्सप्रेशन है वो। तो मुझे लगा कि उसमें ओवरलैप करना ज़्यादा ज़रूरी है। बेग साहब आपके ऊपर गोल्डन एरा था प्लेबैक सिंगिंग का। ऐसे खूबसूरत गाने आप लोगों पे पिक्चराइज हुए। मसूद राना साहब का फेमस गाना आग लगा के छुपने वाले सुन मेरा अफसाना, और दूसरी तरफ मेहंदी हसन तेरे भीगे बदन की। मतलब ऐसे ऐसे खूबसूरत गाने आप पे पिक्चराइज हुए हैं। तो ये बताएं कि हाई नोट पिच सिंगर और लो नोट पिच सिंगर को, दोनों को आप इतनी खूबसूरती से कैसे पिक्चराइज करवाते थे? देखिए, एक तो वो आवाज़ें ही ऐसी थी, कुछ कमज़ोर भी होते थे तो वो आवाज़ें हमें आगे बढ़ा देती थी। मेहंदी हसन साहब की आवाज़, अहमद रुश्दी साहब की आवाज़, मसूद राना की आवाज़, बाद में अखलाक की आवाज़, तो ये सब आवाज़ें हमें अब एक और आपकी अपनी आवाज़ भी बेग साहब? नहीं, मेरी अपनी आवाज़, बट्टा छड़ मेरा, वो तो यूं ही, मैं तो खैर सिंगर नहीं था। लेकिन एक चीज़ जो आजकल मैं महसूस करता हूँ, अगर शायद मैं गलत हूँ, कि आजकल गाना सुनाने के लिए नहीं दिखाने के लिए बनाया जाता है। क्या बात, क्या बात।
वो ट्यून्स, वो जो मेलोडी, वो जो शायरी, वो अब मुझे कहीं दूर दूर नज़र नहीं आती है। अब शोर शराबा ज़्यादा नज़र आता है और गाना भी यूँ लगता है जैसे वो गा रहे हैं या लड़ रहे हैं या आपस में पिक्चराइजेशन भी होती है। लेकिन बट जी मिकी ते दौर चंगा लगदा सुल्तान राय साहब दा। अच्छा हाय हाय, लड़की गाना गा रही होंदी है तो राय साहब सज्जे खब्बे वेख रहे होंदे सन, वो चेक कर रहे होंदे सन एडा सोहना नच रही है, कोई उत्तो ही ना आ जाए। बॉलीवुड के अंदर मेगा स्टार्स की लाइकिंग कम होती जा रही, मिडिल क्लास और रियलिज्म सिनेमा बहुत ज्यादा प्रमोट हो रहा है। आपको लग रहा है ये ट्रेंड है या ये फ्यूचर है? जी मुझे लगता है कि वो मुल्क जो इवॉल्व कर चुके हैं फिल्म मेकिंग में, ये उनके लिए जॉनरा बहुत अच्छा है। हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम आज तक सेहत, फूड और ये तालीम पे ही फंसे हुए अभी तक। तो हमारा जो एंटरटेनमेंट का जो एरिया है वो अभी बहुत एवोल्यूशन उसमें आनी है। मुझे लगता है कि वो कमर्शियल सिनेमा जो है वो एवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है। उसके बाद पैरेलल की तो हर वक्त जगह होती है। बिल्कुल पैरेलल तो आपका फोन जो है वो 4K है, आप पैरेलल फिल्म उसमें शूट कर सकते हैं। सो पैरेलल का मुझे लगता है कि बिल्कुल सिनेमा डेवलप होना चाहिए, नथिंग अगेंस्ट इट, बट बाय द एंड ऑफ द डे आपको कमर्शियलिज्म की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, बिकॉज कमर्शियलिज्म आपकी पूरी इंडस्ट्री का जो होता है वो सर होता है। तो आई पर्सनली फील कि इनको सबको साथ साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन जैसा आपने हमसाया मुल्क की बात, वो तो सारा बेचारे अब बीजेपी के कंट्रोल में है। उनकी जो डेटा है, फिल्म्स हैं, वो हिस्ट्री रीराइट करना चाह रहे हैं जो शायद ना हो सके उनसे। तो हर मुल्क की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड सोल्यूशन होना चाहिए एंटरटेनमेंट का। जिस तरह आपके टेलीविजन में जब न्यूज़ बोर होना शुरू हो गई तो इंफोटेनमेंट आ गया। तो वो इट वाज डिज़ाइंड, और ये कहीं नहीं होता है। अगर आप देखते हैं कि आप इंडिया में देखते हैं तो वहाँ पे इंफोटेनमेंट नहीं है, एंटरटेनमेंट है और न्यूज़ है। सो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज सोल्यूशन होने चाहिए। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन कमर्शियल सिनेमा का जो राज है वो पहले रहना चाहिए। क्या ख़वातीन आज़ाद, बातें तो चलती रहती हैं लेकिन वक्त हमारा दुश्मन होता है। इसका ये मतलब नहीं कि ये सिलसिला यहाँ ख़त्म हो गया, इसका ये मतलब है कि ये सिलसिला अगली एपिसोड पे जा रहा है। मुलाकात होती है आपसे अगली एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मैं तो फैन मोमेंट में तस्वीर भी खिंचा दी, फौरन इंस्टाग्राम पे लगा दी। बिल्कुल। उसके बाद आफ्टर 20 minutes he is calling me up and saying to do a film. पप्पू सम्राट is not just a choreographer. उनसे प्यार बहुत है, उधार बहुत है। इतने बड़े हीरो उधार लेंदे फील नहीं होता तुहानू? उधार मांगने से पहले वो उधार ले चुके होते हैं। मैं ऐसा कपड़ा ही मांग रहे होना।